अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब नंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और इसमें जस्टिस उमर अताब नंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस एजाजुल हसन, 5 जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और इसमें जो स्पीकर की रोलिंग है उसको चैलेंज किया गया डिप्टी स्पीकर, जिन्होंने अदम एतमाद वाले दिन कौमी असम्बली में वोटिंग नहीं होने दी। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस रोलिंग को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी ऑपोजिशन ने इसको चैलेंज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका इतवार वाले दिन नोटिस लिया। पहले रमज़ानुल मुबारक को इसका नोटिस लिया गया और अब इसके बाद इसकी जो है वो बाकायदा से हेयरिंग हो रही है, इसकी समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, ये इस केस के अंदर इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है कि क्या स्पीकर की जो रोलिंग है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, क्या वो कानूनी है। इस हवाले से 5 रुकनी बेंच ने ये डिसाइड करना है, क्योंकि अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने जब अदम एतमाद को रिजेक्ट किया और इसको गैर आइनी करार दिया और इसको एक बैरूनी साजिश करार देते हुए इसको रिजेक्ट किया, तो सबसे पहले उन्होंने इस हवाले से कहा कि मैं असद कैसर, उन्होंने जब नाम लिया तो सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने सर पकड़ लिया जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे। और उनको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे थे इमरान खान साहब की मां पर कर रहे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने नहीं रखा, उन्होंने आइन को सामने नहीं रखा, उन्होंने आइन से इनहराफ करते हुए इस किस्म का इकदाम उठाया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया कि स्पीकर साहब जो हैं वो जानिबदारी के मुर्तकिब करार पाए गए हैं। वो जानिबदारी के मुर्तकिब इस सूरत में करार पाए गए हैं कि उन्होंने अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इतवार के दिन जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, उसके ऊपर जो है वो कुछ देर उसके ऊपर समाअत हुई, उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया, उसके बाद पीर के दिन समाअत हुई। और पीर के दिन समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम एक मुनासिब फैसला जारी करेंगे। लिहाजा फ़ारूक एच नाइक साहब के जो दलाइल थे, जो उन्होंने इस केस के अंदर जो अपने दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑनरेबल जजेस के सामने, जब इस केस की समाअत हो रही थी तो उसके ऊपर भी कुछ वक्त लग गया। लिहाजा अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हम कार्रवाई मुलतवी कर रहे हैं, तमाम फ़रीक़ैन को सुनकर इसके ऊपर जवाब देंगे। और हम चाहते हैं कि जल्दी से इसके ऊपर एक जवाब आ जाए ताकि सब मुतमिन हो जाएं और हम आइन और कानून को सामने रख कर फैसला करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हवा में फैसला नहीं देंगे, बल्कि तमाम फरीकैन को तसल्ली के साथ सुनकर फैसला जारी किया जाएगा। इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया। लिहाजा अब जो स्पीकर साहब हैं उनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, अदालत ने कुछ सवालात भी उठाए हैं। और इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वोटिंग तो करवानी चाहिए थी, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होना थी उस दिन वोटिंग होनी चाहिए थी। और जस्टिस उमर अताब नंदयाल साहब ने भी तकरीबन जो है वो यही बात की है। इसी तरह जो दीगर जजेस हैं उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दलाइल दिए हैं और उसके ऊपर जिस किस्म की वो बात कर रहे थे। अब इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हो रही है वो ये हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, स्पीकर की रोलिंग को इसको कलअदम करार दे देगी। और उसके बाद जो असेंबली के अंदर उस दिन कार्रवाई हुई इसको चैलेंज किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पूरी अपोजिशन की जानिब से। और मुत्तहदा अपोजिशन ने यह मौक़िफ़ उठाया असेंबली के अंदर कि जो हुआ ये स्पीकर कौमी असम्बली ने जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जो उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने आइन से इनहराफ किया है। अच्छा, इसके ऊपर एक दो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आर्टिकल 6 का इतलाक किस सूरत में हो सकता है, जब स्पीकर कौमी असम्बली अपने हलफ से रूगर्दानी करे, वो आइन से इनहराफ करे, उसके बाद वो असम्बली की कार्रवाई को ना चलने दे। रिक्विजिशन भी जमा हो गई अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होना होती है। रिक्विजिशन के बाद
स्पीकर कौमी असम्बली इस बात का पाबंद होता है कि वो इजलास बुलाए और वो 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवा दे। 14 दिन भी गुजर गए, सारा प्रोसेस भी डिले किया गया। इससे पहले ये जो है वो इससे पहले जी मार्च के अंदर जो है इसको डिले किया गया, 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अदालत देख रही है और अदालत इसको ऑब्जर्व कर रही है कि इसके ऊपर किस तरह से, किस कानून के और किस आइन के मुताबिक फैसला जारी करना है। अदालत के जजेस जो हैं ये तमाम चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और उनको पता है कि ये इसके जो है वो बुनियादी इस हवाले से इस केस के अंदर जो बुनियादी महरकात है उनका जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये जो इकदाम उठाया, एक तो पहली बात कि ये बुनियादी तौर पर आइन से इनहराफ किया गया। इसके ऊपर जी जब एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद असम्बली के फ्लोर के ऊपर इसकी डिस्कशन हो चुकी है, इसके ऊपर वोटिंग का दिन मुकर्रर कर दिया गया, तो वो असम्बली के अंदर एक ऐसा बैठा हुआ शख्स वज़ीर आज़म जो सदर को ये कह रहा है कि जी आप असम्बली तहलील कर दो, क्या ये आइन से इनहराफ नहीं है? क्या वो अपने ओहदे से रूगर्दानी नहीं कर रहे वज़ीर आज़म साहब? अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, क्योंकि अब तो वो डी नोटिफाई हो गए और जो डी नोटिफाई होकर उन्होंने एक और बॉन्डी हरकत की है उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन इसके ऊपर जी अब जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, एक तो पहली बात के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतवार वाले दिन इस बात को वाजे कर दिया था कि सदर और वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे वो अदालती फैसले से मशरूत होगा। अच्छा, अब सदर क्या कर रहे हैं? सदर जी, वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब दोनों जी क्या कर रहे हैं, एक निगरान वज़ीर आज़म का नाम दे रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म साहब का नाम इस सेंस में दे रहे हैं कि उनको नहीं पता कि अभी ये जो कार्रवाई असम्बली की कार्रवाई अदालत में चैलेंज हुई है, अभी इसके ऊपर एक फैसला आना है और अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कर देती है, इसको मुस्तरद कर देती है, इसको कलअदम करार दे देती है, तो क्या वज़ीर आज़म और सदर का ये फैसला कि वो एक निगरान वज़ीर आज़म का, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ऐलान कर देंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको भी स्ट्राइक डाउन कर देगी? फिर तो उनका हर इकदाम जो है वो कालादम हो जाएगा, फिर तो उनका हर इकदाम अदालत में चैलेंज होगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये वाजे कर चुकी है कि सदर और वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे वो अदालती फैसले से मशरूत होगा, इससे पहले वो कोई गलत फैसला नहीं कर सकते, तो भाई जब तक अदालत का मुनासिब फैसला नहीं आ जाता, स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त के ऊपर अदालत फैसला नहीं जारी कर देती, तो इसके ऊपर आप किस तरह कह सकते हैं कि जी आप किसी निगरान वज़ीर आज़म का, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ऐलान कर दें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो इस्तदाद थी वो की थी अदालत से, जिसको मुस्तरद कर दिया गया और उसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जिसको इतराज़ है हमसे बात करे, जिसको बेंच के अंदर जजेस हजरात से इतराज़ है वो हमसे बात करे, वो हमसे मुकालमा करे। तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी जो है वो तैयारी की हुई थी फारूक एच नाइक साहब ने और वो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के लॉयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत में कई बार ऐसा होता है कि वकला तैयारी करके नहीं जाते, उन्होंने वक्त मांगा है अदालत से और अदालत ने भी कहा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर मुनासिब वक्त पर फैसला जारी करना चाहिए, हमने इसके एक एक पहलू का जायज़ा लेना है और उसके मुताबिक हमने फैसला जारी करना है। अच्छा, इसके ऊपर तो मैं बात करूँगा, फिर जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसके ऊपर फिर मैं एक नेक्स्ट व्लॉग करूँगा, लाजमी करूँगा। इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस मामले से, स्पीकर की रोलिंग के मामले से बहुत सी चीज़ें जो है वो जुड़ चुकी हैं। अब ये जब मामला अदालत में गया तो इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब के आइनी इख्तियारात जो हैं वो किस हद तक महदूद हो गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और वज़ीर आज़म साहब जो कौन से खिताब कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को काबीना डिवीजन की जानिब से बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई कर दिया गया। इमरान खान साहब अब साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं और उनके जो इख्तियारात हैं अब वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं है, वो उनके इख्तियारात एक अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं है, उनके इख्तियारात जो हैं वो अब एक आम आदमी के तौर पर हैं कि एक आम आदमी अगर एक अवाम से, अगर किसी भी शख्स से या किसी भी जो है आप कह सकते हैं कि अवाम से मुखातिब होता है तो उसके इख्तियारात जो हैं वो अब महदूद हो गए हैं, वो लामहदूद नहीं है। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके पास इख्तियारात थे और वो अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए कोई भी इकदाम उठा सकते थे। लिहाजा अब जब उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, अब जब उनको जो है वो एक उनके बारे में एक नोटिफिकेशन आ गया कि जी वो डी नोटिफाई हो गए हैं, तो फिर वो इस किस्म के इकदाम करें
कि वो कौम से जो है वो लाइव कॉल्स लें, कौम के साथ लाइव कॉल्स के साथ साथ बराह रास्त खिताब करें। और वो जो लाइव कॉल्स हैं, बड़े मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब अप्रैल में कौम को अप्रैल फूल बना रहे हैं। और वो जो लाइव कॉल्स थी वो आज मैंने सुनी कि जिससे इमरान खान साहब बराह रास्त जो है वो अपने वोटर्स से खिताब कर रहे थे, उनकी लाइव कॉल्स सुन रहे थे। उसमें तो कई ऐसे लोग थे जो इमरान खान साहब के बाकायदा तौर पर फेक कॉलर्स थे, जो प्लांटेड थे, जो इमरान खान साहब के साथ। और ये सब कॉल्स प्लांटेड थी, इसमें कोई शक नहीं है कि सेनेटर फैसल जवेद जैसे लोगों को ये कहा जाता है कि जी आप वज़ीर आज़म साहब की ये जो है वो लाइव कॉल्स वाली जो तकरीब है, इसके इनेकाद के लिए आप इस किस्म की तकरीब रखें और इस किस्म के जो है वो आप प्रोग्राम रखें, प्रोग्राम्स को आप जो है यकीनी बनाएं। तो इस किस्म की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब का किरदार मशकूक हो चुका है, बहुत मशकूक हो चुका है। मैं आपको फिर बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जब वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जब वो अबूरी वज़ीर आज़म नहीं है, जब वो साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं, तो वो अपने इख्तियारात को लामहदूद करना चाहते हैं, जबकि अब उनके इख्तियारात महदूद हो चुके हैं। और दूसरी बात कि जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म के वो इक़दाम कर रहे हैं, इससे बराह रास्त वो आइन के कानून के मुर्तकिब करार पाते हैं। क्योंकि जब वो डिफेक्टो प्राइम जब वो साबिक वज़ीर आज़म हो चुकी हैं, तो उसके बाद वो इस किस्म की हरकतें करें कि वो लाइव कॉल्स लें, उसके बाद वो अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाएं। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़ा क्लियरली ये बात कर चुकी हैं कि कोई भी इकदाम वज़ीर आज़म साहब और सदर ममलिकत उठाएंगे तो वो अदालती फ़ैसले से मशरूत होगा, क्योंकि अदालती फ़ैसला आएगा तो उसके बाद वो कुछ कर सकते हैं। लिहाजा अदालती फ़ैसले से बिल्कुल मशरूत कर दिया गया। लेकिन अब वो जो भी कदम उठा रहे हैं या जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं, इससे तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मशकूक हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो सब कुछ किया है, ये उसके बाद ये वो निगरान वज़ीर आज़म साहब का नाम दे रहे हैं। पहली बात कि अदालत में यह मामला पेंडिंग है, स्पीकर की रोलिंग वाला। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्लियरली ये बात कर चुके हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे, मुनासिब वक्त के ऊपर फ़ैसला आएगा, बहुत जल्दी फ़ैसला आएगा। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जितना जल्दी फ़ैसला आ सकता है आ जाए, हम सबको सुनकर, तमाम फ़रीक़ैन को सुनकर तसल्ली के साथ फ़ैसला देंगे। बहुत अच्छी बात की है कि एक बार इस मामले को कानून की नज़र से जो देखा जा रहा है, इसके ऊपर कानूनी लिहाज से फ़ैसला आना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात की जो वोटिंग वाला मामला था, इसके अंदर डिप्टी स्पीकर ने आइन से इनहराफ किया और उनके पास ये स्पीकर वाले इख्तियारात नहीं होते कि वो अदम एतमाद को एक आलमी साजिश कहते हुए इसको गैर कानूनी करार दे दें, गैर आइनी करार दे दें और उसके बाद वो कहें कि जी मैं वोटिंग नहीं करवाऊंगा, ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और वो असम्बली के डेकोरम को ख़राब करें, असम्बली के जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाएं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगे, क्योंकि अदालत में आर्टिकल 6 की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और अगर अदालत ये फैसला दे देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल कोर्ट के फैसला दे देती है कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और फवाद चौधरी आइन के मुर्तकिब करार पाए हैं, तो फिर बहुत सख्त किस्म के जो है वो फैसले की तवक्को की जा सकती है। क्योंकि अदालत बहुत से कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रही है, बहुत से कानूनी पहलुओं के ऊपर अदालत की नज़र है और अदालत चाहती है कि एक एक नुक्ते को एक एक नज़र से देखा जाए, उसको बारीक बीनी से देखा जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। लेकिन अब जो खैर एक नया मामला आ चुका है, एक तो मैंने आपके सामने बात की कि वज़ीर आज़म साहब की लाइव कॉल्स वाला मामला भी मैंने आपके सामने रखा। मैं ज़रा कौमी सलामती कमेटी के जो है वो स्टोरी को ज़रा मैं एक साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो मामला है वो असल है क्या, कि वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर किस तरह पाकिस्तान के अस्करी इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की और किस तरह जो है वो मिसगाइड करने की कोशिश की, इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो कौमी सलामती कमेटी का ये जो सारा एक अलामिया होता है और उसके बाद इसके ऊपर जो इन कैमरा इजलास होता है, इसके ऊपर अमूमी तौर पर जो हमारे सामने खबरें आती हैं वो बहुत महदूद होती हैं और उसके ऊपर बहुत जो है वो सोच समझ कर बात की जाती है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो कौमी सलामती कमेटी वाला जो मामला है, इसके ऊपर जी उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन जो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी अपोजिशन जो है वो बैरूनी क़ुव्वतों का आला कार बन चुकी है,
मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद है इसके बारे में वाज़ेह तौर पर सबूत मौजूद हैं कि अपोजिशन बैरूनी क़ुव्वतों के कहने पर पाकिस्तान के जो है वो इस्तेहकाम को ख़राब कर रही है, और मेरे ख़िलाफ़ ये जो अदम इस्तेहकाम आई है अपोजिशन ने ये बैरूनी क़ुव्वतों के कहने पर जो है इसको मूव ऑन किया असम्बली के अंदर। ये कहना था इमरान खान साहब का। अब उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ये सब डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ये डिस्कस हुआ कि अपोजिशन बैरूनी क़ुव्वतों का आलाकार है। उसके बाद वो जो है इस किस्म के इकदाम कर रही है कि वो असम्बली के अंदर मेरे ख़िलाफ़ जो तहरीक में तमाद लेकर आई है ये बैरूनी साजिश है। ये सब एक बैरूनी साजिश के तहत हुआ और इसको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में डिस्कस किया गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसको डिस्कस किया गया, इसको मद्देनज़र रखा गया, इसके ऊपर बहस हुई। अब वो जब ये बात करते हैं तो फिर एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जिस दिन तहरीक में तमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने उसको ये कहते हुए अदम एतमाद की तहरीक को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और ये एक बैरूनी साजिश है, उसके बाद एक ख़त लिखा गया। अब वो जो ख़त था उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले एक करारदाद पेश की गई जो तहरीक अदम एतमाद है। जिस दिन इसके ऊपर वोटिंग होना थी इस वोटिंग से पहले एक करारदाद पेश की गई। इसके बाद अदम एतमाद की तहरीक को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये जी एक बैरूनी साजिश है। इसको बैरूनी साजिश करार देते हुए उन्होंने इसको गैर आइनी करार दिया और असम्बली तहलील करवा दी गई सदर मुमलिकत की जानिब से कि वज़ीर आज़म साहब ने जब कौम से 5 से 6 मिनट बराह रास्त खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं सदर मुमलिकत को ये एडवाइस दे रहा हूँ, उनको ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दें। अच्छा जी, असम्बली डिज़ोल्व हो गई और उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कमेटी बना दी। अब मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, अब इस कमेटी के मुताबिक आप जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब उनसे भी मुशावरत करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म साहब के मामले के ऊपर, केयर टेकर सेटअप के ऊपर भी आप मुशावरत करेंगे। वो तो एक अलग बात है ना कि अदालत का फैसला स्पीकर की रोलिंग पर क्या आता है, क्योंकि अगर अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, अगर अदालत कह देती है कि भाई आपका ये इक़दाम जो है वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था, हम इसको कलअदम करार देते हैं, तो फिर असम्बली जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी, फिर असम्बली बहाल हो जाएगी। फिर अदालत के फैसले के मुताबिक असम्बली बहाल हो जाएगी और फिर वज़ीर आज़म साहब के इख्तियारात जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया वो सब कलअदम हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जी इंतखाबात करवाए जाएं, असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, सारा कुछ हो गया, तो फिर भी ये मामला मशकूक हो जाएगा। और वो इस तरह से मशकूक हो जाएगा कि एक जानिब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, पूरी अपोजिशन, फजल रहमान साहब, ये जी मेरे खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा थे। एक बैरूनी साजिश के तहत इन्होंने मेरे खिलाफ अदम एतमाद ये लेकर आए, असम्बली में लेकर आए, ये उसका उस साजिश का हिस्सा थे। तो एक जानिब तो वो ये तासुर दे रहे हैं और दूसरी जानिब जब वो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के अंदर ये सारी बातें डिस्कस हुई, उसके बाद जी जब वो एक मामला आया, एक करारदाद पेश की गई, फिर उसके बाद अदम एतमाद को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, उसको रिजेक्ट करके एक ख़त लिखा गया, उसके बाद वो ख़त लिख कर जी वो असम्बलियाँ तहलील करवा दी गई, तो सारा कुछ हो गया। तो अब मुशावरत के लिए जो ख़त लिखा गया, मुशावरत तो आपने अपोजिशन लीडर से करनी है, शहबाज शरीफ से करनी है। तो फिर इमरान खान साहब का ये तासुर तो यहीं पर फोत हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि जी ये बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार हैं अपोजिशन वाले, और दूसरी जानिब अब उनको जो कमेटी बनाना पड़ी है सदर मुमलिकत को, उस हवाले से उनको सदर मुमलिकत को अपोजिशन लीडर को भी एतमाद में लेना होगा। तो ये कितना बड़ा तजाद यहाँ पर सामने आ चुका है कि एक जानिब तो वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरी जानिब जो एक सदर मुमलिकत की जानिब से कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में उनको सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को शहबाज शरीफ साहब से बराह रास्त जो है वो मुखातिब होना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे रब्ता करना पड़ेगा, और उस रब्ते के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो कि हुकूमत की जानिब से अब तक फाइनलाइज हो चुकी हैं जस्टिस गुलजार साहब, उस पूरे प्रोसेस के ऊपर मुशावरत करना पड़ेगी। तो ये मामला फिर से कलअदम हो जाएगा, मशकूक हो जाएगा और वज़ीर आज़म साहब का, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का
कोड ऑफ कंडक्ट एक बार फिर मशकूक हो जाएगा, सदर मुमलिकत का कोड ऑफ कंडक्ट मशकूक हो जाएगा। अब बिलावल साहब ने क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बिलावल साहब ने की हैं कौमी सलामती से मुतल्लिक। बिलावल साहब ने कहा है कि जी अगर हम जो है वो अगर हम लोग जो है वो किसी साजिश का हिस्सा हैं, बैरूनी साजिश का अलाकार हैं, तो DGISPR वजाहत करें, DGISPR वजाहत करें, क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का जो इजलास था उसके अंदर मुसल्ला अफवाज के सरबराह मुसल्ला जो अफवाज हैं उनके सरबराहान शरीक थे, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब शरीक थे। अब इस हवाले से बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो किसी भी साजिश का बैरूनी साजिश का अलाकार बने तो उस हवाले से DGISPR आकर वजाहत करें और बताएं कि हम लोग किस साजिश का हिस्सा बने, हम किसके कहने पर अदम एतमाद लेकर आए, ये सारी चीज़ें बताई जाए। और फिर उन्होंने जो मज़ीद वजाहत की, उन्होंने कहा कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया। उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब के इस मुतालबे को मान लिया जाए कि जी कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ये डिस्कस हुआ कि अपोजिशन ने किसी के कहने पर तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो मूव ऑन की है और अपोजिशन इस साजिश का हिस्सा है और इस बैरूनी साजिश का अलाकार बन चुकी है, तो फिर बिलावल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि क्या ये जो 197 अरकान है क्या इनको गद्दार करार दिया जाएगा, क्या इनके ऊपर गद्दारी के लेबल लगाए जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर DGISPR वजाहत करें। अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान है मेजर जनरल इफ्तिखार साहब, वो इसके ऊपर वजाहत करें कि भाई अगर ऐसा मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से है तो फिर इसकी इंक्वायरी करवा लें। और अगर आपको शक है कि हाँ वाकई में अगर अफवाज पाकिस्तान के जो है वो बड़े सीनियर किस्म के जो है वो आर्मी ऑफिसर्स को शक है कि हाँ भाई ये कोई बैरूनी साजिश है, तो फिर इसका आप जो है वो बाकायदा तौर पर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। फिर एक और बात कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है, इस हवाले से बिलावल साहब ने जो बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं और बड़ी धुआंधार तकरीर की है उन्होंने। इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो तो पहले ही लड़खड़ा रही थी और गिरने के बाद मज़ीद वो लड़खड़ा रहे हैं। वो जिस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं, पहली बात कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और अपने दरमियान एक तसावुम की सूरत हाल को पैदा करना चाह रहे हैं। इससे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालत ने जब खुद ये कह दिया है कि किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से गुरेज किया जाए, तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब जो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास की सिफारिशात हैं, इसके ऊपर मनोअन अमल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अपोजिशन का ये मुतालबा जायज़ है कि अगर साजिश के कोई सबूत मौजूद हैं तो वह फिर सामने लाए जाएं। ऐसे 169 अरकान पार्लियामेंट 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार नहीं दिया जा सकता। अगर उनको गद्दार करार दिया जाएगा तो फिर सबूत सामने लाए जाएं और फ्राहम किए जाएं और बताया जाए कि ये सारी साजिश हो रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं उन्होंने। इसके बाद जी मैंने इमरान खान साहब के डी नोटिफाई होने के ऊपर भी आपको डिटेल से बताया, अदालत की क्या कार्रवाई थी, इसके ऊपर मज़ीद आपको आने वाले दिनों में भी पता चलेगा। अदालत का फ़ैसला भी आएगा और अदालत का फ़ैसला बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होगा, बहुत अहम फ़ैसला होगा, एक इंतहाई संगे मील होगा आइंदा हमारे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के लिए, कि कल को कोई भी इमरान खान साहब जैसा डमी किस्म का और एक नालायक किस्म का शख्स उठकर किसी भी टाइम असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। ये इख्तियार किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दिया जा सकता कि कल को वो उठे और असेंबली को डिसॉल्व कर दे। ये इस मुल्क में एक डिक्टेटरशिप को पैदा करने का, उसको जन्म देने का एक जो राज कायम किया जा रहा है, इसके ऊपर अदालत ऑब्जर्वेशन देगी, इसके ऊपर अदालत फैसला देगी। और कोई भी, मैं आपको फिर बता दूं, कोई भी शख्स अगर इस किस्म का इक़दाम उठाता है तो वो आइन के आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार पाता है। असेंबलियों को अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए। चौधरी शजाद साहब भी ये बयान दे चुके हैं। कौमी सलामती कमेटी के ऊपर इमरान खान साहब मुंह अपना काला करवाना चाहते हैं और वो आधी कालक अपने मुंह पर मल चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, ये आने वाले दिनों में पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।